नमस्कार दोस्तों। जैसा कि यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया, 18 जून को एग्ज़ाम है और आरबीआई ग्रेड बी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। 16 मई को एसएससी सीजीएल का आ जाएगा। एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम चालू हैं और भी एग्ज़ाम आते रहे हैं, एक लाइन बाय लाइन लगी है सबका। तो इकोनॉमिक सर्वे बचा था, मैं देख रहा था हिंदी मीडियम के लिए कोई इकोनॉमिक सर्वे लेकर नहीं आ रहा है, उसका एनालिसिस कहीं अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश में। तो मैं सोचा कि चलो इस कमी को मैं पूरा करता हूँ, हिंदी मीडियम के लिए एनालिसिस लेके आता हूँ इकोनॉमिक सर्वे का। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो 31 जनवरी 2017 को बजट संसद में आया, बजट से ठीक पहले, वह इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का इकोनॉमिक सर्वे था। उसको 2015-16 या 2017 का नहीं मानना, वह इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का था। तो चलिए इस चैप्टर वाइज चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो 8 आश्चर्य दिए गए हैं, उनके बारे में डिटेल में मैं लास्ट में बताऊंगा एकदम। मतलब देखिए 15 चैप्टर हैं, तो मैं ये टारगेट रखा हूँ कि 4 से 5 दिन में 15 चैप्टर, 3 दिन 4 चैप्टर करके ख़त्म कर दूँ। और पूरा इकोनॉमिक सर्वे हमको पढ़ना ही नहीं है, बस उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत जैसे किसी यूएनडीपी की रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है। पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे में से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे कि इकोनॉमिक सर्वे में उनका सीधा सीधा मेंशन था, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर है आर्थिक संभावनाएं और नीतिगत चुनौतियां। इसमें देखिए हर एक चैप्टर में ऊपर कुछ इटैलिक फॉन्ट में लिखा गया है और लास्ट में हर चैप्टर के निष्कर्ष है। ये इटैलिक फॉन्ट में जो लिखा गया है और जो लास्ट में हर चैप्टर के निष्कर्ष है, उसको अच्छे से पढ़ना है। मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत काम आता है, वो एस्से में भी काम आता है। अगर हम कोई इकोनॉमिकल एस्से लिखते हैं, जैसे कि डिजिटलाइजेशन इज लेवलर और समथिंग ऐसे था इस बार एस्से में, तो उसमें ये जो इटैलिक में लिखा और जो निष्कर्ष है लास्ट में कंक्लूजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वहाँ से हम पॉइंट उठा के लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक संभावना नीतिगत चुनौतियों में सबसे पहले विमुद्रीकरण की बात की गई है। विमुद्रीकरण अर्थात डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की बात की गई है। लाइन नंबर 4 में देखिए, लाइन नंबर 4 में उन्होंने जीएसटी की बात की है। सॉरी, जीएसटी से साझा भारतीय बाजार निर्मित होगा। जैसे जीएसटी प्री में एक ऐसा क्वेश्चन अगर बना दें कि जीएसटी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे, लेकिन हमको क्या लिखना है जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, यूपीएससी ऑफिशियल मानता है, ऑफिशियल डेटा शीट मानता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड मानता है। अब कोई भी कुछ भी छाप दे, उससे क्या करना यूपीएससी को, जो गवर्नमेंट बोलती है यूपीएससी वही मानेगा। तो इसमें क्लियरली लिखा है जीएसटी, लाइन नंबर 4 में इटैलिक में सबसे ऊपर, जीएसटी से साझा भारतीय बाजार निर्मित होगा, कर अनुपालन और अभिशासन में सुधार होगा तथा निवेश एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के सहकारी संघवाद के अभिशासन में एक साहसिक नया प्रयोग भी है। दूसरा लाइन देखिए विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण में क्या क्या शामिल है, तो मैंने येलो में करके रखा है। देखिए अनुवर्ती कार्रवाइयों में यह शामिल है तीव्र मांग प्रेरित पुनर्मुद्रीकरण, कर तंत्र में और अधिक सुधार, जिनमें कर दरों एवं स्टाम्प शुल्कों में कमी करने तथा अति उत्साही कर प्रशासन को लेकर बने भय को दूर करने की कार्रवाई शामिल है। तो देखिए जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का पूरा कंक्लूजन मिल गया कि डिमोनेटाइजेशन में क्या होना चाहिए और जीएसटी से क्या होगा। उसके बाद और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें हमको ये काम आएगा मेंस के लिए। तो अब देखिए प्रस्तावना के 1.1 के लास्ट में देखिए, यहाँ पे विमुद्रीकरण के पश्चात दूसरे कॉलम में देखिए
विमुद्रीकरण के पश्चात के हालात और चक्रीय विकास के कारण आर्थिक प्रबंधन में और अधिक कठिनाई उत्पन्न होगी। तो ये गवर्नमेंट खुद मान रही थी। अगर स्टेटमेंट ऐसा थे विमुद्रीकरण से ऐसा होगा, हाँ स्टार्टिंग में होगा। किसने बोला? अरे इकोनॉमिक सर्वे में तो गवर्नमेंट नहीं बोला है ऐसा। हमारा कंक्लूजन सही एकदम होना चाहिए। तो अब देखिए 1.3 में क्या दिया है इन्होंने। 1.3 में कि अगर हम देखें कि डिमोनेटाइजेशन जब प्रधानमंत्री ने शाम को घोषणा की तो क्या खाली वो आर्थिक कदम था? जी नहीं, आर्थिक नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे खुद बोल रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण में गवर्नमेंट खुद बोल रही है 8 नवंबर को एक परिवर्तनकारी मौद्रिक और सरकारी व सामाजिक इंजीनियरिंग उपाय को लागू किया गया। तब वो सिर्फ इकोनॉमिक आर्थिक से रिलेटेड नहीं था, वह सरकारी भी था, सामाजिक इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड था और मौद्रिक तो था ही। तो ये 3 बात हो गई। अब देखिए उस टाइम कितने नोट प्रचलन में थे? कोई ऑफिशियल नहीं, कोई कुछ भी बोला 83%, 80%, 90%, 92%। इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है? 86%। तो 86% हमको जब हम आंसर लिखेंगे मेंस में, तो अगर कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो हम 86% वहाँ पे डालेंगे। और देखिए इसका 1.4 में कि डिमोनेटाइजेशन के 4 टारगेट क्या थे। 1.4 में देखिए पहले लिखा है इस कार्रवाई के 4 उद्देश्य थे: भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, आतंकवादी गतिविधियों के लिए बड़े मूल्य वर्ग के नोटों के प्रयोग पर रोक लगाना, जाली नोटों पर रोक लगाना और विशेषकर काले धन पर रोक लगाना, जिसे आयकर प्राधिकारियों से छिपाकर इकट्ठा किया गया था। ये 4 टारगेट थे। फिर से करप्शन, टेररिज्म और काउंटरफेट करेंसी और ब्लैक मनी, ये 4 याद रखिए। ये हो सकता है क्वेश्चन आए इस पे। इस जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन इस बार हॉट फेवरेट टॉपिक हैं, इस पे सवाल आएगा। अब क्या आएगा वो तो नहीं पता, लेकिन मैं सारे एंगल से तैयारी करा दे रहा हूँ कि कुछ भी आए तो आप लोग उसका आंसर मार के ही आइएगा, करेक्ट ही मार के आइएगा। कि और देखिए 1.4 में ही कि क्या इसके पहले और कुछ हुआ था? डिमोनेटाइजेशन के पहले और कुछ हुई थी? प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि मैंने डायरेक्टली नहीं फैसले लिए, ये एक श्रृंखला, एक सीरीज में लिया गया एक्शन था। तो श्रृंखला चालू कहाँ से होती है? देखिए इकोनॉमिक सर्वे में उसका भी जवाब दिया गया। 1.4 में लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन में दिखा गया है, लास्ट नहीं है, 5वीं 6ठी लाइन है, इस कार्रवाई को शुरू करने से पहले ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे, जिनमें वर्ष 2014 के बजट में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया था, काला धन अधिनियम 2015 वो लागू किया गया, बेनामी लेन देन अधिनियम 2016 वह लागू किया गया, स्विट्जरलैंड के साथ सूचना के लेन देन करने संबंधी करार करना, मॉरिशस और साइप्रस के साथ कर संधियों में परिवर्तन करना और आय घोषित करने संबंधी स्कीम शामिल थे। और अगला स्टेप डिमोनेटाइजेशन है। इतने सारे कामों की श्रृंखला का एक स्टेप था। तो हम जब लिखेंगे आंसर तो उसमें लिखेंगे ये क्या नींद में उठ के लिया गया फैसला नहीं था। विपक्षी दलों ने तो और बहुत सारे मीडिया में देखा मैंने, बहुत सारे लोगों ने उत्पात मचाया कि प्रधानमंत्री ने नींद से उठ के फैसले ले लिए, मतलब अपने मन की मर्जी तानाशाही फैसले लिए। लेकिन जब देखे इकोनॉमिक सर्वे, उनको अगर पढ़ेंगे, पढ़ने को बोलेंगे, उसमें क्लियरली लिखा है कि एक झटके में लिया गया फैसला नहीं था, उसके पहले इतने लिए गए थे, अगला डिमोनेटाइजेशन था। उसके बाद क्या होगा वह गवर्नमेंट के दिमाग में होगा, गवर्नमेंट के अधिकारी जानेंगे, उनके अंदर होगा। जब आएगा तो हमको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 1.5 में देखिए विमुद्रीकरण का एक और टारगेट दिया गया है कि विमुद्रीकरण का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन का संकेत था जो आपराधिक गतिविधियों और उससे जुड़ी संपदा को दंडित करने के लिए सरकार के मजबूत इरादे की ओर संकेत करता है। यह भी एक था कि सरकार करना क्या चाहती है। लोग बोले सरकार तो कुछ करती नहीं, काला धन करके आगे कुछ कर नहीं रहे, लेकिन सरकार क्या करना चाहती थी ना, वो भी एक था कि लोग देखें। वो डिमोनेटाइजेशन 1.5
और देखिए 1.6 में क्या बोला है उन्होंने कि जनता के मन में क्या सवाल आए, डिमोनेटाइजेशन तो हो गया, उसके बाद जनता के मन में क्या सवाल आए, तो जनता के मन में जो 3 सवाल आए वो भी वह बता रहे हैं कि क्या क्या सवाल थे। उसमें पहला सवाल था कि प्रबंधन का विस्तृत आयाम है। विमुद्रीकरण के संबंध में जनता की सोच के आधार पर 3 प्रश्न उभर कर सामने आए कि पहला, प्रबंधन का विस्तृत आयाम है जैसा कि इस पहल के डिजाइन और कार्यान्वयन में दर्शाया गया है। दूसरा, लघु और मध्यम अवधि में इसके प्रभाव के बारे में है। तीसरा, भावी आर्थिक नीति में विस्तृत सोच संबंधी जटिलताओं के संबंध में है। यह समीक्षा पहले प्रश्न पर चर्चा करने का मंच है, बाकी के 2 के बारे में नहीं, क्योंकि ऑफिशियल डेटा नहीं होंगे। और देखिए गवर्नमेंट खुद बोलती है 1.7 में, इसमें 1.7 देखिए, विमुद्रीकरण पर अल्पावधिक लागत आएगी और दीर्घावधिक लाभों के लिए आधार तैयार होगा। ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, हमारा लॉस भी हो सकता है, उसको हम कॉस्ट मानते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, जो लॉन्ग टर्म में दीर्घावधिक लाभों के लिए एक बेस बन जाएगा, तो उससे आगे फिर सब एकदम वाइट ही वाइट रहेगा, पूरे पैसे वाइट ही वाइट रहेंगे, कोई करप्शन नहीं, कोई ब्लैक मनी नहीं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे मानता है। और आगे देखिए 1.9 में उन्होंने कुछ कहा है। 1.9 में कहा है कि इसके साथ ही विमुद्रीकरण से कई क्षेत्रों में दीर्घावधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी है, जैसे कि भ्रष्टाचार में कमी, यह एक लाभ, अर्थव्यवस्था का बृहद डिजिटलीकरण, यह दूसरा लाभ, वित्तीय बचतों के प्रवाह में वृद्धि, यह तीसरा लाभ, अर्थव्यवस्था के वृहद औपचारीकरण आदि सभी से एकदम से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में तेजी से वृद्धि और बृहद कर राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। इतने फायदे उन्होंने गिनाए हैं, तो ये फायदे भी याद रख लीजिएगा, और आएगा तो हमारा ऑप्शन रेडी रहेगा, हम पढ़ के आए हैं। अब देखिए 1.11 देखिए, 1.11 कहाँ है? 1.11 में जीएसटी के बारे में बात किया गया है कि 1.11 में चौथी लाइन देखिए, निश्चित रूप से विशेष महत्व परिवर्तनकारी जीएसटी विधेयक को दिया गया था, जिससे भारतीय बाजार में एकरूपता आएगी, कर अनुपालन में सुधार आएगा, निवेश और वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासन में सुधार आएगा। सहकारी संघवाद के शासन में जीएसटी का प्रयोग एक नया साहसिक अनुभव है। जीएसटी के फायदे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, और इसमें कहीं कुछ खास नहीं है, और ये देखिए कुछ ग्राफ उन्होंने दिया है कि श्रेणी निर्धारक एजेंसियां क्या भारत दोहरा मानक वाला रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट तो रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया। आईएमएफ के कुछ रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, जो कि हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए आगे देखिए 1.18 में कि वहाँ पे एकदम मिडल में देखिए कि एक मैच द फॉलोइंग अगर आए, या फिर मेंस में हमको डेटा जरूरत पड़े कि एकदम मिडल में आ जाइए, लाइन तो गिनने का वो नहीं है, मिडल में देखिए निस्संदेह, वहाँ से देखिए निस्संदेह छत्तीसगढ़ सरकारी संवितरण प्रणाली में सुधार, मध्य प्रदेश में कृषि को बढ़ावा, तमिलनाडु में सामाजिक कार्यक्रमों में दक्षता और हरियाणा को केरोसिन मुक्त बनाने में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का हालिया उपयोग महत्वपूर्ण अपवाद रहे हैं। ये किस संबंध में बात कर रहा है? यह इस बात की बात कर रहा है कि राज्य क्या कर रहे हैं, इस संघवाद को बढ़ाने में राज्य क्या कर रहे हैं, उसका एक एक करके रोल है। और इसमें तो कहीं कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखिए और इसमें कहीं ऐसा कुछ खास नहीं है पहले चैप्टर में, और स्टार्टिंग हुई था 1.37 देखिए,
1.37 कहाँ गया 1.37? फॉरेन सेक्टर में आ गए, फॉरेन सेक्टर में 1.37, हाँ 1.37। यहाँ पे राजकोषीय घाटे का टारगेट ये हमको दिया गया है। यह आरबीआई, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में ये सवाल बनता है, बहुत सारे बार पूछे गए हैं, आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे कि राजकोषीय घाटा कितना टारगेट किया गया है। तो इसमें क्लियरली लिखा है 3.5%, जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा रखने का टारगेट है हमारा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें देखिए 1.41 2016-17 के परिदृश्य में 1.41 में देखिए विमुद्रीकरण 3 विभिन्न घटकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इसकी संभावना इस प्रकार है कि एक डिमांड, एक सप्लाई और एक अनिश्चितता क्षुब्ध इसलिए करती है क्योंकि आर्थिक घटक नकदी की कमी की मात्रा, प्रमात्रा और नीतिगत अनुक्रियाओं से संबंधित समस्याओं का सामना करती है। ये 3 चीज़ें, एक डिमांड को डिमांड पे इम्पैक्ट करेगी, सप्लाई पे इम्पैक्ट करेगी और अनिश्चितता इस पे। और देखिए और तो कहीं कुछ खास नहीं है। और तो और इसमें कुछ खास नहीं है। 1.53 देखिए कुछ आपको बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास इकोनॉमिक सर्वे होगा, आप उसमें से देख रहे होंगे। 1.53 में देखिए कि व्याख्यात्मक और अन्य समीक्षा संबंधी डेटा विमुद्रीकरण के प्रभाव पर केंद्रित है, परंतु हमारी रुचि समष्टिपरक मूल्यांकन में है और इसलिए हमने अपना ध्यान निम्नलिखित 5 व्यापक संकेतों पर केंद्रित किया है। विमुद्रीकरण का प्रभाव, बुआई कितनी हुई रबी का, इनडायरेक्ट टैक्स, उत्पादन और बिक्री के विस्तृत पैमाने, दोपहिया वाहन, ग्रामीण अपेक्षाकृत कम मांग दोनों के सर्वोत्तम संकेतक, रियल क्रेडिट वृद्धि और रियल एस्टेट कीमतें। ये 5 चीज़ों पे गवर्नमेंट ने पढ़ के, गवर्नमेंट डेटा एनालिसिस करके ये उन्होंने दिया है। ये विमुद्रीकरण का इम्पैक्ट वो बता रहे कि अच्छा हुआ। देखिए गेहूं 7.1% उसकी बुआई में बढ़ी, दलहन में 10.7% की बढ़ोतरी है। इन दोनों की बुआई में लोग बोलते खराब हुआ, लेकिन गवर्नमेंट बोलती 7.1% गेहूं में बुआई बढ़ी, 10.7% दलहन में बुआई बढ़ी। और देखिए और इसमें कुछ है नहीं जी, नहीं, एक फैक्ट है। वर्ष 2017-18 का परिदृश्य पेज नंबर 1.63 इसमें देखिए 1.63 पेज नंबर 20। इसमें एक फैक्ट है कि लाइन नंबर 5वें में देखिए आईएमएफ के जनवरी महीने के अद्यतन विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, इसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इंडेक्स। ये कौन निकालता है? आईएमएफ। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मेरी बात याद रखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कौन निकालता है? आईएमएफ। इतना याद रखिए। और तो और इसमें कुछ बचा नहीं है। और 1.85 देखिए 1.85 1.85 में हमारा कंपटीशन किस किस देशों से है वो बात की गई है कि भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता की समीक्षा करने का एक दूसरा कारण
वियतनाम, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों का उभरना है जो सभी किस्म के विनिर्माण एवं सेवाओं के मामले में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर कौन है? वियतनाम, बांग्लादेश, फिलीपींस। हाँ, छोटे देश हैं लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर हैं। देखिए, और एक 1.87 में दिया गया है कि एकदम मिडल में देखिएगा, उदाहरण के लिए वहाँ से भारतीय रिजर्व बैंक का मानदंड संयुक्त अरब अमीरात पर सामान्यतः ज़्यादा जोर देता है क्योंकि यह भारत के तेल आयात का एक प्रमुख स्रोत है और भारत के निर्यात का एक पोत परिवहन स्थल है। किस लिए जोर देता है? कि विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, हमारा संयुक्त अरब अमीरात के इस पे हम करते हैं। और देखिए फर्स्ट चैप्टर में ऐसा और कुछ है नहीं। महिलाओं पर तुलनात्मक रूप से अधिक बोझ, ये एक डेटा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं मेंस में, लेकिन हम प्री की तैयारी करें, टाइम कम है इसलिए इसको हम नज़रअंदाज करेंगे। मेंस में जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना रहेगा तब हम कर लेंगे। और तो इसमें प्री के रिलेटेड कोई है नहीं, प्री के रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। जी नहीं है प्री के रिलेटेड। चैप्टर नंबर 2 आइए, देखिए ये कुछ इन्होंने विनिमय दर सूचकांक है तो मुद्रा का भार दिया है, जो कि अब इसमें से सबका सब याद करना मुश्किल है। हम यूएस का देख लेंगे और चीन का देख लेंगे बस, कि आप खुद इसमें मैं दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है समय पूर्व परिपक्व बटे भारत के लिए आर्थिक स्वप्न। तो इसमें ये तीसरी लाइन देखिए, खास करके इम्पोर्टेंट है कि इसी वजह से वो छोड़ दीजिए, खाली इम्पोर्टेंट देखिए कि सरकारी क्षेत्र का आकार, सूक्ष्म दक्षता और बृहत राजकोषीय दोनों ही संदर्भों में कम हुआ है। मतलब हम प्राइवेटाइजेशन साइड जा रहे हैं। अदर वर्ड में बोलें तो कि सरकारी क्षेत्र का दोनों जगह बाहर कम हुआ है तो हम प्राइवेटाइजेशन की साइड जा रहे हैं। और देखिए उसी में नीचे से देखिए, इसी में आगे लिखा है कि ऊपर से 6वीं 7वीं लाइन है, इन चिरकालिक चुनौतियों को संपत्ति अधिकारों और निजी क्षेत्र को लेकर बने ढुलमुलपन, राज्य की शक्ति में विशेषकर आवश्यक सेवाएं देने में व्याप्त कमियों और अक्षम पुनः वितरण की प्रक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो चुनौतियां हैं सरकार के समक्ष, भारत का जो इकोनॉमी है उसको हम इकोनॉमिक सर्वे ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तीसरी लाइन देखिए 2.1 का, पहला चरण लगभग आधी सदी का समाजवाद रहा, जहां मार्गदर्शी सिद्धांत आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद थे। पहला चरण वहां था और दूसरे चरण के बारे में इन्होंने बात ही नहीं किया है, सिर्फ पहले चरण की बात की है। दूसरा चरण अब चालू होगा इसीलिए। अब देखिए 2.2 में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लाइन नंबर 4 में देखिए, वाशिंगटन सर्वसम्मति है क्या? वाशिंगटन कंसेंसस है क्या? ये याद है 2015 का पेपर क्या पूछा गया था वहां पे प्री में? बीजिंग डिक्लेरेशन और बहुत सारे ऑप्शन थे, 4 डायरेक्ट क्वेश्चन था वो, लेकिन मोस्टली लोगों ने गलत मारा था। और जबकि उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में वो था बीजिंग डिक्लेरेशन, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में वाशिंगटन सर्वसम्मति, वाशिंगटन कंसेंसस, इसके बारे में बात की गई है। तो आइए हम जानते हैं वाशिंगटन कंसेंसस है क्या। भारत ने अपने पहले के समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिस्थापन
कुछ ऐसे दृष्टिकोण से किया जो वाशिंगटन सर्वसम्मति से मिलता जुलता है। खुला व्यापार, खुली पूंजी और निजी क्षेत्रों पर निर्भरता मूलतः वही विकास मॉडल जिसे पूर्वी एशिया के अधिकतर देशों में आजमाया गया और सफल रहा। तो वाशिंगटन कंसेंसस है क्या कि खुला व्यापार, ओपन ट्रेड, खुली पूंजी, ओपन कैपिटल, निजी क्षेत्रों पर निर्भरता, प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंस, इन तीनों को मिला के जो विकास का एक मॉडल बनता है, भारत उन्हीं पे, अब भारत उसी साइड आगे बढ़ रहा है। और यही मॉडल कि ईस्ट एशिया ने अपनाया था, यही मॉडल विकास का कि ओपन ट्रेड, ओपन कैपिटल, ओपन मार्केट, ये सब, और निजी क्षेत्र पे ज़्यादा, प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंस थे। गवर्नमेंट सोशल काम कर रही थी और धंधा व्यापार का काम प्राइवेट वाले कर रहे थे। आगे देखते हैं, आगे 2.3 में देखिए, आगे 2.3 में बोला गया है कि हमारी प्रगति किस सेक्टर में हुई, मतलब 25 साल में जो हमारी प्रगति उसके बारे में बात की गई है। तो बोला गया है 25 वर्षों में इन सभी सुधारों का परिणाम भारत का अवरुद्ध और नगण्य अर्थव्यवस्था से उदार और उन्नतशील सफल अर्थव्यवस्था के रूप में उल्लेखनीय काया पलट हुआ है, जिसे आज हम देख रहे हैं। देश की प्रगति न केवल प्रमात्रक है, यह मापनी भी है। और मापन कैसे करते हैं, उदाहरण के लिए मापन वो भी इसमें दिया गया है। 4 मानक माप पर विचार कीजिए। व्यापार के लिए खुलापन, उदारवाद, विदेशी पूंजी के प्रति खुलापन, हम भी उसमें हैं। जिस हद तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का वाणिज्यिक क्रियाकलापों में वर्चस्व है और समग्र व्यय में सरकारी व्यय का हिस्सा। इन 4 सेक्टर पे मेजरमेंट किया जाता है कौन सा देश की इकोनॉमी किस प्रकार की है, ओपन है, क्लोज है, मिश्रित है। तो हम इन चारों की बात 2.3 में इकोनॉमिक सर्वे में की गई है। और आगे देखते हैं, आगे 2.8 में कुछ बोला गया है। 2.8 देखते हैं। 2.8 2.8 2.12 2.8 2.8 मिला यहाँ पे है पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 पे 2.8 में कंपेयर किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आकार पर आगे गौर करें कि सरकारी क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज हैं उनका एरिया किस क्षेत्र में है, उनका कि कितने बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विशाल हैं या फिर छोटे छोटे सरकार ऐसे कमज़ोर क्षेत्रों में निवेश कर रही है, इस बारे में। तो देखते हैं नीचे से 5वीं 6ठी लाइन, 2.8 का नीचे से 5वीं 6ठी लाइन कि भारत ने निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति अन्यों के अलावा नागर विमानन, दूर संचार और वित्तीय सेवा में दी है। अन्य कौन से हैं, फार्मास्यूटिकल है और टेलीकॉम तो इसमें दिया, ये दूर संचार है और रिसर्च के क्षेत्र में है। इन सब क्षेत्रों में भारत ने अनुमति दी है विदेशी निवेश की। विदेशी निवेश नहीं, निजी क्षेत्र के प्रवेश, सॉरी, निजी क्षेत्र के मतलब जो प्राइवेट सेक्टर हैं, नागर विमानन में है, टेलीकॉम में है और फाइनेंशियल सर्विस में है। उदाहरण में देके बताऊं तो उदाहरण भी ले लीजिए। नागर विमानन में प्राइवेट सेक्टर कौन से हैं कि जेट एयरवेज, किंगफिशर तो डूब गया, गो एयर, इंडिगो एयरलाइंस। दूर संचार आइए, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, रिलायंस। फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक, फेडरल बैंक, मतलब हर जगह प्राइवेट वाले हैं तो हम मार्केट खोल रहे हैं। देखिए 2.10 देखिए, कुल मिलाकर मानक उपाय दर्शाते हैं कि भारत
वर्तमान में एक सामान्य उभरता बाजार है। तो भारत ना डेवलप्ड है और ना डेवलपिंग है। यहाँ पे वर्ड जो बोला गया है सामान्य, हम एक सामान्य उभरता बाजार हैं। अब डेवलपिंग बोलते हैं लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में सामान्य बोला गया है, हम भी सामान्य बोलेंगे, जो गवर्नमेंट बोलेगी हम वो बोलेंगे। देखिए कि अब 2.12 में किसकी बात की गई है? प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रणाली की ज़्यादातर देशों में प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रणाली पे चल के विकास को नहीं पाया जा सका या फिर बहुत कम पाया जा सका, लेकिन ऐसे कुछ देश हैं जिनमें विकास को पाया गया है, जैसे इटली, जापान, मिस्र और आयरलैंड शामिल हैं इसमें, और भारत भी उसमें है कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों पे चल के विकास को पाए हैं। यह 2.12 में है। 2.12 में नीचे से देखिए इटली, जापान, मिस्र, आयरलैंड मिला, उसको नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है प्री में पूछे। अब मैं इकोनॉमिक सर्वे की एक गलती बताने जा रहा हूं, उसको देखिए। 2.13 को जरा पढ़िए। 2.13 के तीसरी लाइन, 2.13 की तीसरी लाइन में बोला गया है, यह झक मारने की तरह हो जाता है कि भारत सभी आंकड़ों के बावजूद उतना अच्छा नहीं कर पाया है। यह जो झक मारना वाला लैंग्वेज है बहुत गलत है, हम पेपर में लिख नहीं सकते कहीं। अब ये मिस टाइपिंग हुई है, मिस प्रिंटिंग हुई है, तो इस तरह के लैंग्वेज प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो हिंदी मीडियम वालों का तो मीन्स समझो कि ख़त्म ही है। और हिंदी मीडियम वाले नहीं, आप जो भी इस तरह की लैंग्वेज लिखेगा उसके लिए एग्ज़ाम ओवर, उस पेपर में तो पूरे बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। 2.13 नहीं करना है, सब कुछ करना है लेकिन 2.13 नहीं करना। देखिए निजी क्षेत्र और संपदा अधिकारों का उभय विरुद्धता, ये कहाँ है? 2.15 में। 2.15 देखिए, निजी क्षेत्र और संपदा अधिकारों की उभयविरुद्धता। सभी राज्य, सभी समाज निजी क्षेत्र की ओर उभयविरुद्धता दृष्टिकोण रखते हैं। अंततः निजी उद्यमों का मूल उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है, जो कि सामाजिक सरोकारों के साथ हमेशा मेल नहीं खाते, जैसे कि आम जनता के प्रति निष्पक्षता के अर्थ में। तो प्राइवेट सेक्टर के डिसएडवांटेज ये है। 2.15 ये पॉइंट हमको मिला, और तो इसमें और कुछ खास नज़र आ नहीं रहा है। और 2.24 देखिए, 2.24 में कुछ स्टेट और उनके किस एरिया में उन्होंने मतलब तोड़ू परफॉर्मेंस दिया है, एकदम फाड़ के परफॉर्मेंस दिया है। वो स्टेट देखिए कि छत्तीसगढ़ और बिहार में 2.24 का 6वां लाइन उसमें दिया गया है, छत्तीसगढ़ और बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुधार, मध्य प्रदेश में कृषि को प्रोत्साहन देना, हरियाणा में केरोसिन मुक्त अभियान, गुजरात में विद्युत क्षेत्र में सुधार और तमिलनाडु में सामाजिक कार्यक्रमों की कुशलता। यह ऐसे हैं कि जो कि संघवाद में यह राज्य कितने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। और 2.24 की पहली भी लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए संघवाद का कि प्रतिस्पर्धी संघवाद। गुजरात और बंगाल में कंपटीशन हुआ टाटा नैनो को लेके। गुजरात ने तो वैसे टाटा नैनो को परेशानी किया था, सॉरी बंगाल ने परेशानी किया था, वेस्ट बंगाल ने। तो गुजरात ने उस टाइम मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने टाटा नैनो को अपने यहाँ इनवाइट किया और साड़न से उनके प्रोडक्शन होने लगी। तो ये प्रतिस्पर्धी संघवाद ही था कि गुजरात और बंगाल में गुजरात ने बाजी मार ली। अब देखिए और तो इसमें कुछ है नहीं। 2.27, हाँ 2.27 भी इंपॉर्टेंट है। 2.27 देखिए कि नौकरशाही निर्णय लेने में पर्याप्त सावधानी बरती जाती है, यथापूर्ण स्थिति का पक्ष लेता है। उपयुक्त दोहरे तुलन पत्र के मामले में यह सुविदित है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में
वरिष्ठ प्रबंधक कॉर्पोरेट के हितों का पक्षधर बनने के रूप में देखे जाने के डर से कम ब्याज पर ऋण देने का निर्णय लेने में हिचकते हैं और इसलिए रेफरी संस्थाओं का लक्ष्य बन जाते हैं। मतलब बैंक मैनेजर्स अगर कम रेट पे लोन दे दें तो उनके पीछे पूरी मीडिया पड़ जाएगी और सब लोग पड़ जाएंगे, ये तो कंपनी से मिला हुआ है, करप्शन के आरोप लगेंगे, मैनेजर बेचारा जेल में। तो इकोनॉमिक सर्वे में उसके ऊपर भी चिंता जताई गई है। और जो रेफरी संस्था की बात की गई, रेफरी संस्था भी देख लीजिए, 4 सी हैं, न्यायालय, सीवीसी, सीबीआई और सीएजी। मतलब कोर्ट, सीवीसी, सीबीआई और सीएजी, इन चारों के निशानों पे बैंक के मैनेजर हमेशा रहते हैं। अगर वो किसी को सस्ता लोन दें तो वो निशाने पे आ जाते हैं कि आपकी मिली भगत थी उनसे, इसलिए आपने सस्ता लोन दिया। तो बैंक वाले लोन नहीं देते सस्ते, महंगे लोन देते हैं, महंगाई बढ़ते जाती है और हालत आपको पता है खराब होती जाती है। और इसमें कुछ है नहीं, बस 2.2 इतना ही था। और 2.2 के एकदम लास्ट में जब कंक्लूजन देखेंगे, उसमें एक मुझे याद है, कंक्लूजन में एक बहुत अच्छी लाइन थी लास्ट में। 2.2 का कंक्लूजन देखिए, 2.2 नहीं, सॉरी, दूसरे चैप्टर का 2.51, विचार ही सर्वशक्तिमान है। अगर ये एस्से में टॉपिक मिल जाए तो मुझे याद कर लेना कि मैंने कहा था, एस्से में आ गया कि विचार ही सर्वशक्तिमान है। ये एस्से का टॉपिक इस बार बन सकता है। मेंस 2017 में टॉपिक आ जाए तो आंसर उसमें एस्से बढ़िया से बढ़िया लिखना। ये टॉपिक प्रिपेयर करके रखिए क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट में है और बहुत बड़े मायने हैं इसके। 2.51 के एस्से के लिए विचार ही सर्वशक्तिमान है। तो चलिए आगे चलते, तीसरा चैप्टर। मैं भी थक गया हूँ, अभी एक चैप्टर और करके तो ख़त्म करता हूँ इसको। चलिए तीसरा चैप्टर चालू करते हैं। तीसरा चैप्टर क्या है? ओह ग्रेट, विमुद्रीकरण वरदान माने या अभिशाप? विमुद्रीकरण वरदान माने या अभिशाप? पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे इस बार लगता है इन्हीं दो पे है, विमुद्रीकरण और जीएसटी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इटैलिक में जो लिखा है उसमें अनुवर्ती कार्रवाइयाँ हैं शामिल। तो मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया अनुवर्ती कार्रवाइयाँ क्या क्या हैं। त्वरित मांग प्रेरित पुनर्मुद्रीकरण, कर तंत्र में और अधिक सुधार, जिनमें भूमि और स्थावर संपदा को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की परिधि में लाना, कर दरों तथा स्टाम्प शुल्कों की कमी करना, अति उत्साही कर प्रशासन को लेकर बने भय को दूर करना शामिल है। मिला? ऊपर से चौथी लाइन वहाँ से पढ़ना है, तो वो रिपीट हुआ है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में से रिपीट नहीं होता, लेकिन ये विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन वाले रिपीट कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन वाले ने, डिमोनेटाइजेशन की बातें रिपीट हो रही हैं। 3.2 देखिए, अगेन रिपीटेशन पहले चैप्टर का। उद्देश्य वही करप्शन, काउंटरफेट करेंसी, टेररिज्म और ब्लैक मनी, मतलब भ्रष्टाचार, जाली करेंसी, आतंकवादी गतिविधियों के लिए उच्च व मूल्य वर्ग के नोटों के प्रयोग तथा विशेषकर कर प्राधिकारियों के समय घोषित न की गई आय द्वारा सृजित काले धन के संचय पर रोक लगाना, इस बारे में बात की गई है। और देखिए अगेन 3.3 भी रिपीटेशन है कि क्या किया गया था। मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, 3.3 आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अगर ये वीडियो कंटिन्यू सुन रहे होंगे तब क्या वापस भी रिपीट करूं मैं। तो देखिए कि और इसमें अगर कुछ नया है, नया तो कुछ नहीं, वही 3 देश का नाम दिया गया है। सूचना विनिमय करार, पहले ही सूचना विनिमय करार, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रीटी, मॉरिशस, साइप्रस, सिंगापुर के साथ करके परिवर्तन और आय घोषणा की स्कीम शामिल है। ये 3 देश कौन से हैं? मॉरिशस, साइप्रस, सिंगापुर, इनसे ट्रीटी की गई है। और तो कुछ नहीं है। 2 साल जब ये हुआ था डिमोनेटाइजेशन, तो 1946 और 78,
3.5 में लिखा गया है, 3.5 में लिखा गया है वो। हाँ, और एक टर्म देखिए, हेलीकॉप्टर ड्रॉप और रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप या हेलीकॉप्टर हुबर। होता क्या ये? इकोनॉमी में है, सर्वे में दिया, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब मौद्रिक प्रसार होता है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना, कि प्लास्टिक मनी कम कर दी जाए, डिजिटल मनी कम कर दी जाए और मनी बढ़ाया जाए, तो उसको हेलीकॉप्टर ड्रॉप कहते हैं, सिंपल सरल वर्डों में। और रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप, जब प्लास्टिक मनी बढ़ाई जाए और जो रियल मनी है, पेपर मनी है, मेटल मनी है, वह कम कर दी जाए, रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप। तो चलिए उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं सब। तो 3.6 से चालू करते हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के परिणाम स्वरूप विकसित अर्थव्यवस्था ने विकास को प्रेरित करने के लिए मौद्रिक नीति का इस्तेमाल किया, और ऐसे करते हुए उन्होंने इसका प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में भी कर लिया है जिन्हें अब तक अस्पृश्य माना जाता था, जैसे कि नकारात्मक ब्याज दर की नीतियां और धन का हेलीकॉप्टर ड्रॉप। सच तो यह है कि भारत ने अपरंपरागत मौद्रिक नीति को पूरी तरह एक नया अर्थ दे दिया है, जिसमें अंतर यह है कि जहां विकसित अर्थव्यवस्था ने मुद्रा आपूर्ति के विस्तार पर ध्यान दिया, मतलब उन्होंने हेलीकॉप्टर ड्रॉप में मुद्रा आपूर्ति को फैलाया, और भारत ने विमुद्रीकरण करके इसे कम कर दिया। इसको रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप भारत ने कहा, या हेलीकॉप्टर हुबर। तो ये 3 टर्म, एक वाशिंगटन कंसेंसस, हेलीकॉप्टर ड्रॉप, रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप, ये 3 अब जहां भी दिमाग में लिखना है, पेपर पे लिखना है, जो भी लिखना है लिख लीजिए। ये 3 वर्ड हैं, और तीनों में हो सकता है कोई आ जाए तो एग्जाम में। और देखिए कि और 3 सवाल विमुद्रीकरण का, ये भी रिपीटिशन ही है, लगता है पहले चैप्टर का रिपीटिशन ही है क्या, चैप्टर नंबर 3? जी नहीं, रिपीटिशन तो पूरा नहीं है, बहुत सारी बातें नई नई है, क्योंकि इतना तो रिपीटिशन नहीं करेगा यूपीएससी। 3.20 देखिए, 3.20 में एक गंदे नोटों की दर की बात की गई है। ये है क्या गंदे नोटों की दर? सॉरी, गंदे नोटों की दर मतलब गंदे नोटों का रेट, वो है क्या? तो जो ऐसे नोट जो यूज करते करते गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं, वो आरबीआई के पास वापस चले जाते हैं, उसे गंदे नोटों का रेट कहते हैं। तो इसमें कहा गया 3.20 में कि 500 और 1000 रुपए के नोट जितने मात्रा में निकले, उस रेट में गए नहीं वापस बैंक के पास, मतलब आरबीआई के पास वापस नहीं गए, तो गए कहां? मतलब लोगों ने जमा करके दबा लिए पैसे, और महंगाई बढ़ते चली जा रही है, लोग पैसा दबाए बैठे हैं। इसको बोलते गंदे नोटों का रेट। ओके, तो यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आया था जब मैं पढ़ रहा था कि सपोज अगर मैं 150 की नोट भी अगर ना खर्चा करूं तो वो भी गिर जाएगा, तो क्या गवर्नमेंट उसको ही बंद करेगा? गवर्नमेंट कर सकता है, लेकिन गंदे नोटों का रेट ये है कि अगर आप उसको यूज करते हैं तो नोट गंदा होगा, वह वापस जाएगा बैंक के पास, वही गंदे नोटों का रेट है। और इसमें तो और कुछ ऐसा है नहीं। 3.2 हो गए। अब कुछ ग्राफ हैं, उच्चतम मूल्य वर्ग आय अनुपात और प्रति व्यक्ति जीडीपी प्रतिशत। अब कुछ तो ऐसा है नहीं। विश्लेषण देखिए, चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण को मैं सोच रहा हूं, नीचे मुझे एक टेबल दिख रहा है, विमुद्रीकरण का प्रभाव। हम विमुद्रीकरण का प्रभाव टेबल करते हैं क्योंकि वही मेन है। देखिए, मैं करूं या फिर आप लोग कर लेंगे? चलो कर देता हूं मैं ये, कि क्षेत्र क्या है,
दिसंबर अंत तक क्या प्रभाव पड़े और आगे लॉन्ग टर्म में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले नकदी में तेजी से गिरावट आ गई, आगे जाके नकदी में सुधार होगा। बैंक जमा में तेजी से वृद्धि हुई, लोगों ने अपने पैसे बैंक में जमा कराने लगे ले जाके। आगे जमा में कमी आएगी, मतलब लोग अब कम जमा करेंगे आगे, लेकिन मामूली से उच्चतम स्तर पर निर्धारित रहेंगी। अब भारतीय रिजर्व बैंक का तुलन पत्र वृहत रूप से अपरिवर्तित रहा। नोटों की वापसी ने केंद्रीय बैंक की नकदी देयताओं को कम कर दिया, परंतु वाणिज्यिक बैंकों के प्रति इसकी जमा देयताओं में वृद्धि हो गई। और लॉन्ग टर्म में बकाया नोटों का मोचन कराने के लिए समय सीमा के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का तुलन पत्र संकुचित हो जाएगा। ऐसे ये पूरा टेबल है। वित्तीय प्रणाली में क्या हुई, वित्तीय प्रणाली बचत में वृद्धि हुई, और आगे क्या होगा, कुछ हद तक वृद्धि रहेगी, लेकिन नकदी जमा अनुपात, मतलब नकदी जमा अनुपात को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कैश सेविंग रेशियो, कैश सेविंग रेशियो में स्थायी रूप से गिरावट आ जाएगी। निजी संपदा, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एमसीक्यू क्वेश्चन, यूपीएससी एमसीक्यू क्वेश्चन, आरबीआई एमसीक्यू क्वेश्चन, सीजीएल क्वेश्चन, किस क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ा जीएसटी का। नजदीकी इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा जीएसटी का, सार्वजनिक क्षेत्र संपदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा। रियल एस्टेट नजदीकी में कम, नजदीकी अभी हालिया में रेट में कमी आई थी, जैसा कि आप सबने देखा था। मूल्यों में और आगे गिरावट आ सकती है, इसका भी चांस है। व्यापक अर्थव्यवस्था, नौकरियां कम हुई, लेकिन आगे जब बैंकों को पैसा मिलेगा तो हो सकता है आगे बढ़े। सकल घरेलू उत्पाद, जैसा कि सबने कहा था कि थोड़ा तो गिरावट आएगा, लेकिन आगे बढ़ने की उम्मीद है। कर संग्रहण में बढ़त तो आई, आगे भी हो सकता है बढ़ते ही रहे, क्योंकि ये सब वाइट वाइट रहेगा। हाँ, लेकिन अगर विकास का रेट नहीं बढ़ा तब टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। टैक्स बेस बढ़ाने के लिए विकास बढ़ाना जरूरी है। अनिश्चितता और साख, अनिश्चितता में वृद्धि हो गई, और आगे अगर पुनर्मुद्रीकरण सही से हो गया तब अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे प्रसुविधाएं हैं, बेनिफिट्स। इसको बेनिफिट में क्या है, तो ब्लैक मनी पे टैक्स, ब्लैक मनी पे टैक्स, उसमें जो 3 डॉटेड पॉइंट है वो देखिए। अपने अलेखांकित धन की घोषणा करें और सस्ती दरों पर करों का भुगतान करें। इसे छुपाना जारी रखें, अपने पुराने नोट नहीं बदलें, इस वजह से 100% की दर झेलें, या अपने धन का शोधन करें, जिसके कारण काले धन को विधिमान्य धन में बदलने की कीमत अदा करें। ये 3 ऑप्शन थे, जाहिर सी बात है लोगों ने थर्ड ऑप्शन ही चुना रहेगा। तो और आगे टैक्स कंप्लायंस, हाँ, एक यहाँ पे देखिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कहाँ पे 3.32 में, इसी से रिलेटेड था, इसलिए मुझे याद आ गया 3.32। हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको अच्छे से पढ़ना कि समथिंग 45% टैक्स लेके बाकी का 65%, सॉरी 55% पैसा वापस देना था, मतलब 45% टैक्स लेके। तो इस योजना को एनालिसिस अच्छे से करना। और टैक्स कंप्लायंस देखिए, उसमें टैक्स कंप्लायंसेस बढ़ा कि अनौपचारिक बचत करों पर वृद्धि हो गई। अब संभावित दीर्घावधि लाभों के प्रारंभिक साक्ष्य, ये देखिए, इसमें क्या होगा, डिजिटाइजेशन होगा। कमिटी, रतन वाटल कमेटी, रतन वाटल कमेटी, उसने
डिजिटाइजेशन के बारे में बात की है। बहुत करेगा तो ये बैंकिंग का सवाल है। एसबीआई और आरबीआई में ये हो सकता है पूछे कि डिजिटाइजेशन को लेके कौन सी कमेटी बनी थी, तो रतन वाटल कमेटी आंसर। अब आगे एक देखिए यहाँ पे ठीक स्टार्टिंग में ही 63 पे ऊपर तीसरी लाइन में देखिए नकदी के लाभ वो बताया गया है कि यह सुविधाजनक है, सर्वत्र स्वीकार है साधारण लोगों, यद्यपि वास्तव में विस्तृत तौर पर समाज हेतु नहीं के लिए इसका उपयोग लागत रहित है। नकदी के लेन देन भी अनाम होते हैं, इसकी गोपनीयता भी बनी रहती है, सब कुछ होता है। अब डिजिटाइजेशन के लिए देखिए वहाँ के ये नकदी के लाभ मैंने आपको बताया। डिजिटाइजेशन की समस्याएं देख लीजिए कि एक तो इंटरनेट का पैसा, पॉस मशीन पीओएस मशीन लगाएंगे उसका पैसा, जो कंपनी बीच में रहती है मिडल मैन का किरदार निभाती है, वो दोनों साइड से पैसे लेती है, उसका पैसा। तो इन सब पैसों के कारण लोग नकदी ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं। तो अगर डिजिटाइजेशन बढ़ाना है तो इन सबको कम करना पड़ेगा कि पॉस मशीन फ्री में कर दो, इंटरनेट की रेट इतनी कम कर दो कि एकदम चीप हो जाए। जैसे जियो आया था बीच में, जियो ने डिजिटल पेमेंट बहुत बढ़ाया। अब जियो पैसे वाला होने मतलब जियो पे रेट लगने के बाद देखते कितना डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट उस डिजिटलाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या था, कंपनी। अब कंपनी देखिए गवर्नमेंट ने यूपीआई लेके आई है। अब यूपीआई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि पता ही नहीं है। मुझे खुद ऐसे बहुत लोग मिले जिनको यूपीआई का नाम भी नहीं सुने हैं वो। तो अब कैसे *99# उनको वो तो *99# करके बताओ, फिर आगे बताओ, फिर भी वो 2-3 बार मतलब पूछते हैं। या तो उनके पास 24 घंटे के लिए खड़े रहे, उनको वही सिखाओ। तो गवर्नमेंट को पहले एक ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये लोग सीखें, और डिजिटलाइजेशन पे लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि नकदी पे आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है इनडायरेक्ट तरीके से, और डिजिटलाइजेशन आप करेंगे तो महंगाई कम होगी, आपका पैसा बचेगा, तब ये योजना सफल होगी। और देखिए 3.43 में कहा गया डिजिटलाइजेशन से समाज के 3 वर्गों, गरीबों जो काफ़ी हद तक डिजिटल अर्थव्यवस्था से बाहर है, कम धनवान वर्ग जो जनधन खातों और रुपए कार्डों को अर्जित करके डिजिटल अर्थव्यवस्था का भाग बन रहे हैं, और धनवान जो क्रेडिट कार्डों के पूर्णतः डिजिटली एकीकृत हैं, मोटे तौर पर प्रभावित होते हैं। 3.43 में कहा गया है। और देखिए एक डेटा नीचे 350 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास सेलफोन नहीं है, और 350 ऐसे हैं जिनके पास फीचर फोन है, और 250 मिलियन ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। अब देखिए 350, 700, ये 350 और 600 लोग अगर छोड़ देते हैं आप, चलो यूपीआई गवर्नमेंट ने लेके आई तो फीचर वाले भी यूज़ कर लेंगे, स्मार्टफोन वाले पहले यूज़ कर रहे थे, लेकिन सारे के सारे स्मार्टफोन वाले भी यूज़ नहीं कर रहे थे पहले। जो जिनके पास सेलफोन ही नहीं हो उनका क्या करें, उनको तो सेलफोन देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इसी बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। नीचे देखिए स्मार्टफोन के लिए भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी यह योजना लेके आई है। भीम USD 2.0 कहाँ पे है, ये मैंने कहीं देखा था, हाँ ये यहाँ भीम USD 2.0 एक ऐसे उत्पाद का प्रारंभ है जो कि 350 मिलियन फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को यूपीआई का लाभ उठाने की अनुमति देता है। हाँ 350 और 250 हो गए 600, और बाकी के 350 उनको तो मोबाइल चाहिए। गवर्नमेंट उनको मोबाइल दे, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो लेके आएगी, मोबाइल के रेट ऐसे कुछ करेगी कि जिससे कम हो जाए। और आगे देखिए और 3.46 में डिजिटल रूप से अपवर्जित श्रेणी पर प्रभाव आधार समर्थित भुगतान प्रणाली के जरिए पता लगाया जा सकता है AEPS से। ये एक फैक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। रियल एस्टेट पे सब पे तो मैंने आपको टेबल बताया, टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट था। नकदी पे मुद्रा पर प्रभाव, वो टेबल अगर आपने कर लिया ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए रियल एस्टेट, अल्पावधिक प्रभाव, वो टेबल पे ही सब था। वो टेबल मैंने आपको बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वो कर लीजिएगा।
जिसने अभी अभी तक अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया हो फिर नहीं देखा हो तो उसको वापस से बता देता हूँ कौन सा टेबल था वह टेबल था टेबल नंबर 2, विमुद्रीकरण का प्रभाव, पेज नंबर 59। सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव डिमोनेटाइजेशन का। देखिए इसमें ये तो पूरा मेंस का आंसर है, लाइन बाय लाइन ही हमको इसमें लिखना पड़ेगा कि डिमोनेटाइजेशन का सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव। तो सकल मांग में आघात है क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति घटती और निजी धन पर असर पड़ता है। सकल आपूर्ति में इसलिए आघात है क्योंकि नकदी आंशिक गतिविधि के लिए आवश्यक साधन है। अनिश्चितता का आघात है क्योंकि आर्थिक गतिविधि के कारिंदा नकदी से उत्पन्न आघात के प्रभाव और अवधि का नीतिगत अतिरिक्त अनुक्रियाओं से संबंधित अदृश्य कठिनाइयाँ झेलते हैं। ये मुझे भी नहीं समझा, मैंने स्टार्टिंग पहले चैप्टर में बताया था 3 सकल घरेलू उत्पाद प्रभाव, वही पॉइंट है उसमें से पढ़िए क्योंकि इसमें बहुत सारा इनका मिस्टेक मुझे समझ में नहीं क्या इन्होंने लिखा है। ये चैप्टर जो 1 था उसमें अच्छे से है और इसको लागू करने के लिए वो देखिए वही एग्रीकल्चर, रबी की बुआई, उत्पादन में बिक्री के बृहद पैमाने के रूप में अप्रत्यक्ष कर, यथार्थ ऋण वृद्धि, संपदा मूल्य, उपभोक्ता के विकट पूर्ण व्यय के उपाय के रूप में आमतौर पर ऑटो और विशेषकर दुपहिया वाहनों की बिक्री 3.62। गवर्नमेंट ये जो 5 पॉइंट है इनके ऊपर ही गवर्नमेंट बोल रही कि डिमोनेटाइजेशन अच्छा है। और देखिए और 3.66 में 3.6 में और कुछ नहीं है, वही सब इनका इम्पैक्ट ही है। हाँ एक इधर आइए आप, यहाँ पे आपको चाहिए तो वीडियो सेलेक्ट करके ये सब पढ़ लीजिएगा, नहीं अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट आपको करा दे रहा हूँ। सरकार को पुनर्वितरण और सफलता अंकित करने वाले तत्व, तो सरकार ये नए नोट लेके आएगी, डिमोनेटाइजेशन पे सरकार का प्रभाव देखिए, उसका सरकार को लागत लगेगा। ये 3 ब्लैक डॉट है, वहाँ पे देखिए पहला डॉट, सामान्य प्रतिस्थापन के अलावा नए नोटों की छपाई की लागत, बाजार स्थायीकरण योजना बॉन्डों को जारी करने, बैंकिंग प्रणाली में नकदी की वृद्धि को निष्प्रभावी करने की लागत। यदि सामान्य घरेलू सकल उत्पाद की वृद्धि में गिरावट आती है तो केंद्र का कॉर्पोरेट और अप्रत्यक्ष राजस्व में कमी आएगी, परंतु अभी तक इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। मतलब एक नोट छपाई की कॉस्ट, दूसरा बॉन्ड, अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसा आ गया मार्केट में महंगाई बढ़ेगी तो गवर्नमेंट बॉन्ड निकालेगी, तो बॉन्ड वाला इश्यू, तीसरा गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा। ये 3 गवर्नमेंट को नुकसान हो सकते हैं। और देखिए इसमें 9 में कहा गया है कि सफलता अंकित करने वाले तत्व, तो इसमें गवर्नमेंट खुद ही बोले 3.88 में कि 6 महीने में तो कुछ पता नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म में देखेंगे। फिर भी गवर्नमेंट इतना बड़ा आगे छाप दे रही कि स्मार्टफोन उपयोग करता हूँ 3 कोटियों ये सब के लिए, छोड़ो ना, जब आगे 6 महीने आएगा तब हम अगले सर्वे में दिखा देना, उसको छोड़ दीजिएगा, मत पढ़िएगा। और देखिए आगे, दीर्घकालीन लाभ वृद्धि करना, अल्पकालीन लागत को कम करना। तो इसमें देखिए 3.97 में एक इम्पोर्टेंट लिखा गया है कि वापस नहीं किए गए नोटों से सरकार को हुए अप्रत्याशित लाभ को चालू खर्चों के बजाय पूंजीगत खर्चों में लगाया जाएगा, और चूंकि अप्रत्याशित लाभ एक बारगी होगा अतः उसका उपयोग एक मुश्त किया जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे स्थायी रूप से अधिक खर्चे हों। इसका मतलब ये निकलता है कि गवर्नमेंट सोशल सेक्टर में यूज करेगी, जो नोट वापस नहीं किए जाएंगे। वैसे तो अभी तक 13 लाख करोड़, ऐसे कुछ मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि 13 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए, 15 लाख में से 12-13 लाख करोड़, जो 1-2 लाख करोड़ बचेंगे उसको सोशल सेक्टर में ज़्यादा यूज होगा, जिससे कि
इसमें और ज़्यादा खर्चे उसको खर्चे करने के लिए और ज़्यादा खर्चे ना हो जाएं, इसलिए अब कैपिटल सेक्टर में उसका यूज होगा। और देखिए, और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस ये 3 चैप्टर हो गए। और विमुद्री यहाँ पे देखिए टेबल दिया गया है आगे, विमुद्रीकरण के देश भर में उदाहरण कि अलग अलग देशों में विमुद्रीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, वो देख लीजिएगा, क्या पता कहीं अगर पूछ ले तो। आरबीआई वाले, आरबीआई ग्रेड बी जो दे रहे हैं, वो तो उनको पूरा एक एक टेबल पढ़ना है, वो पूरा पढ़िए आप। और उसका क्योंकि आपको तो आगे ईएसआई करके एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट, ऐसे एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे। और इसमें देखिए अब दूसरा टेबल है पूर्व घोषित क्रमिक विमुद्रीकरण, तीव्र मुद्रा संकुचन, परिवर्तन के बड़े उदाहरण, तो ये टेबल भी पढ़ लीजिएगा। और इसमें कुछ खास नहीं है बस। तो ये 3 चैप्टर मैंने अभी ये पार्ट 1 में कराए। ऐसे ही कुल कितने चैप्टर हैं, शायद 15 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, तो मैं 3 चैप्टर करके आगे करा दूंगा। ये 3 चैप्टर हो गए, 11 चैप्टर बचे, 4 से 5 पार्ट लगेंगे। मैं आगे आपको ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे 4 से 5 दिन में ख़त्म करा दूंगा, जिससे कि आप लोग प्री में क्रैक कर सके और हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन रेशियो है वो बढ़े। मैं भी चाहता हूँ हिंदी मीडियम का सिलेक्शन रेशियो बढ़े, इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले अपडेट, द हिंदू एनालिसिस, द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस, इकोनॉमिक सर्वे के आने वाले पॉइंट और भी प्री के टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट, वो सब आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए। और अगर कोई आप चाहते कि सुधार हो वीडियो में, जैसे मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ या फिर बहुत कुछ ऑडियो का इशू, वीडियो का इशू, तब आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।